सो हेलो गाइस दोस्तों, मैं हूं हमारे स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10 का भारतीय भवन का जो बुक है जीव विज्ञान, उसका थर्ड चैप्टर है परिवहन। ठीक है, और परिवहन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हमने ला दिया है। ठीक है, आप चैनल पर देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के ऊपर बात करने वाले। ठीक है, 1 से लेकर 7 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, पूरे 7 सोल्व करने वाले। ठीक है, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है, यहाँ पे आपको कोई भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जी हाँ दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जैसे जैसे मैं जो जो क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा। उसके बाद कोई शांति जगह पे अकेले बैठकर आधा एक घंटा इसको पूरा 7 को देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, और समझते चलिएगा कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड, फोर्थ ऐसे क्या क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या क्या है। ठीक है, समझते चलिएगा। उसके बाद फिर से एक पेज ओपन कीजिएगा। ठीक है, और सबका एक एक करके सबका क्वेश्चन का आंसर आप खुद लिखिएगा। जी हाँ दोस्तों, खुद से लिखिएगा। ठीक है, पहले बार देखिएगा तो थोड़ा सा गलत लगेगा, फिर थोड़ा बहुत करते करते पूरा आंसर सही हो जाएगा। यही एक बहुत बेस्ट तरीका होता है याद करने का। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं, बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 3 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, परिवहन को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विद आंसर। ठीक है, आइए कक्षा 10वीं जीव विज्ञान अध्याय 3 परिवहन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर। तो आइए, सबसे पहला हमारा है जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेदों को लिखे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिएगा, जाइलम और फ्लोएम के मुख्य भेद पूछ रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा, ये कर सकते कि एक तरफ जाइलम लिख दीजिए और एक तरफ फ्लोएम लिख दीजिए। ठीक है, एक तरफ जाइलम और एक तरफ फ्लोएम लिख दीजिएगा, और ऐसे भी अंतर लिखिएगा तो नंबर आ जाएगा। या फिर जैसे हम लिखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन है, ठीक है, डिजिटली तो हम ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप एक तरफ जाइलम एक तरफ फ्लोएम लिख दीजिए और बीच में क्या कीजिए, लाइन पार दीजिए। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि फ्लोएम में ये वाहिकाएं, ठीक है, फ्लोएम में ये वाहिकाएं पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, फ्लोएम में जो वाहिकाएं होती है वो पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, और जबकि जाइलम में ये बंडल जल और खनिज लवणों को जड़ों से पौधे के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पहला क्लियर हुआ कि फ्लोएम में जो वाहिकाएं होती है वो पत्तियों द्वारा जो बनाए गए खाना होता है, ठीक है, यानी भोजन होता है, उसको पौधा के विभिन्न भागों यानी हर तरफ जितने भी भाग है सब में पहुंचाती है। और जाइलम जो है बंडल जल और खनिज लवणों को जड़ों से लेकर पौधों के सभी ऊपरी भागों तक पहुंचाती है। ठीक है, सेकेंड क्या है कि फ्लोएम में ये जीवित उत्तक होते हैं। ठीक है, फ्लोएम में जीवित उत्तक होते हैं, जबकि जाइलम में ये मृत उत्तक होते हैं। ठीक है, और जाइलम में जीवित भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर मृत होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लिखिए फ्लोएम में चालनी नलिकाएं। ठीक है, फ्लोएम में चालनी नलिकाएं होती है, और सभी कोशिकाएं और फ्लोएम मृत्युदक, ठीक है, मृत्युदक और फ्लोएम रेशे पाए जाते हैं। और जबकि जाइलम में जो वाहिकाएं है यानी वाहिनिकाएं कह सकते हैं, उसे जाइलम मृत्युदक तथा कोष्ठ रेशे पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया जाइलम और फ्लोएम का मुख्य भेद। ठीक है, कितने लोग को समझ में नहीं है आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आंसर जो है दोस्तों कि हम इसलिए ऐसा लिखे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 है, इसको आप क्या कीजिए, धीरे धीरे एक बार 2 बार लिखिए, समझिए। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अगर आप ये 3 अगर एग्जाम में पूछा गया, ये 3 ही लिखते तो 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, इजीली भी हम आपको बता देते, लेकिन ये थोड़ा बहुत मतलब समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और ये लिख दीजिएगा तो 5 नंबर तो भाई कोई नहीं कटेगा अगर एग्जाम में पूछ दिया गया तो। ठीक है, चलिए बाकी हम जाइलम और फ्लोएम के जो अंतर होते हैं उसको एक बार कॉपी में भी दिखा देते हैं। ठीक है, यानी इजीली वाला भी हम आपको बता देते हैं। ओके, चलिए वो भी बता ही देंगे। अब ये सेकंड नंबर क्वेश्चन कि लंबे वृक्षों में, ठीक है, लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाए। चलिए, जो लंबा वृक्ष होता है यानी लंबा पेड़ होता है, उसमें पूरा ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है वो यहाँ पे पूछा रहा है। ठीक है, तो चलिए वो हम बता देते हैं। तो देखिए, एक कोशिकीय पौधे अथवा उसे क्लेमाइडोमोनस कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय पौधा होता है क्लेमाइडोमोनस, युग्लिना एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसर्जन द्वारा होता है। ठीक है, विसर्जन द्वारा होता है, किंतु जटिल बहुकोशिकीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए खास परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, बहुकोशिकीय पौधों के लिए जल एवं खाद्य पदार्थों का जो परिवहन करना होता है उसके लिए एक परिवहन तंत्र होता है। ठीक है, लेकिन जो एक कोशिकीय होता है उसमें विसर्जन द्वारा होता है। ठीक है, इस पौधे में जाइलम एवं फ्लोएम विशिष्ट परिवहन उत्तक है। जी,
ठीक है। बहुकोशिकीय में जाइलम और फ्लोएम विशिष्ट परिवहन ऊतक है। ये लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होती है। ये ऊतक जड़ से तना एवं पत्तियों तक फैले होते हैं, ठीक है। पत्तियों में ये सिराएं एवं उनकी शाखाओं के रूप में देखी जा सकती है। जल एवं खनिज लवणों को जड़ द्वारा खींचे जाते हैं तथा जाइलम पत्तियों तक पहुंचाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को फ्लोएम ऊतक विभिन्न अंगों को पहुंचा देता है और इस प्रकार बड़े जटिल वृक्षों में विभिन्न ऊंचाइयों तक जल का संवहन होता है, ठीक है। तो जाइलम को जल संवहन ऊतक भी कहा जाता है। इसमें पाई जाने वाली वाहिका एवं वाहिनाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज पदार्थों को ऊंचाई तक पहुंचाती है, ठीक है। तो ऐसे पहुंचाया जाता है, आप देख लीजिए, ठीक है। लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, तो इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या होता है, जाइलम, ठीक है। ज़्यादा योगदान जाइलम का होता है, जाइलम ही ज़्यादा समझिए जाइलम ही पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम का भी है लेकिन हल्का है, लेकिन पूरा जाइलम पहुंचाता है। पूरा एक बार इसको लिख लीजिए आप कॉपी में, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पूरा लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा, लेकिन लिखिएगा जरूर। आइए, चलिए आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, पौधों में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। अच्छा, सचित्र वर्णन करना है यानी चित्र के द्वारा। तो चलिए पहले हम परिवहन क्रिया कैसे संपन्न होती है वो बता देते हैं, उसका चित्र आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थों एवं अन्य पदार्थों जैसे एमिनो अम्ल का स्थानांतरण पौधों में सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है, ये हम सब जानते हैं। और अधिक सांद्रता वाले भागों को संभरण सिरे और कम सांद्रता वाले भागों को उपयोग सिरे कहते हैं। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिकाएं द्वारा होता है और ये नलिकाएं अत्यंत छोटे छिद्रों वाले प्लेट से जुड़ी रहती है, अतः यह नलिकाएं खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। इस प्रकार पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जो जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथ में गति करता है। खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए ये एक अलग तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर अधोमुखी या संचयन अंगों जैसे संचयी जड़ से ऊपर की ओर ऊपरमुखी द्विदिशीय पथ में गति कराता है। इस प्रकार पौधों में परिवहन के लिए दो स्वतंत्र पथ पाए जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन क्या होता है, संपन्न होता है, दो पथ में संपन्न होता है, ठीक है। तो ये भी आप क्या कीजिए, लिख लीजिए दोनों पथ को, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है हम आई फील इट, ठीक है। मैं समझ सकता हूँ कि कितने बच्चे को ये होता होगा कि हाँ ये थोड़ा ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है कि ये कुछ भी नहीं है, अगर आप ऊपर से नीचे तक देखें तो यहाँ पे एकदम सिंपल भाषा लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे। जी हाँ दोस्तों, आप पूरे क्वेश्चन को कॉपी पर लिखिए, कॉपी पर लिख के आप आराम से शांत जगह पर बैठकर पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा और फिर खुद से लिखिएगा, पूरा कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसका सचित्र वर्णन करना है तो इसका चित्र भी हम आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहे हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसा आप ड्रॉ कर दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाए तो, ठीक है। बुक में भी शायद दिया हुआ है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। अच्छा, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें, आइए उसको ही करते हैं। तो देखिए, मनुष्य का रक्त एक तरल ऊतक है, ठीक है, तरल ऊतक है। इसमें परिवहन योजी ऊतक भी कहा जाता है, ठीक है, इसे परिवहन योजी भी कहा जाता है, परिवहन योजी ऊतक भी कहा जाता है। इसमें 55 से 60% हिस्सा जलीय घोल के रूप में पाया जाता है, इसे प्लाज्मा कहते हैं। शेष भाग में रक्त कोशिकाएं पाई जाती है। रक्त गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ होती है। इनकी संरचना इस प्रकार है। प्लाज्मा क्या होता है, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव है। यह रक्त में लगभग 55 से 60% होता है, समझ रहे हैं। हमारा खून है उसका 55 से 60% उसमें क्या होता है, प्लाज्मा ही होता है, ठीक है। और इसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा तथा शेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मा का बात हो रहा था, ठीक है। 55 से 60 ये हो गया। उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल, रक्त कोशिकाएं, ठीक है, रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल, ठीक है। आयतन के हिसाब से यह कुल रक्त के करीब 40 से 48% भाग होते हैं। स्त्रियों में इसकी संख्या कम तथा पुरुषों में अधिक होती है। यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है। अब रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती है। एक होता है लाल रक्त, ठीक है, यानी रेड ब्लड सेल। उसके बाद श्वेत रक्त, उसके बाद प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिका अणु, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आइए उसको ही समझते हैं। तो देखिए, रेड ब्लड सेल या ये लाल रक्त कण कीजिए कहिए या फिर लाल रक्त कोशिकाएं। तो देखिए, लाल रक्त कण जो है इसमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक होता है, ठीक है, जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं।
और हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, रक्त का रंग क्या होता है, लाल दिखाई देता है। ये ऑक्सीजन का वाहक होता है। 1 किलोग्राम हीमोग्लोबिन 1.3 मिलीलीटर ऑक्सीजन हो सकता है, ठीक है, 1 किलोग्राम हीमोग्लोबिन में। ओके, उसके बाद मनुष्य प्रतिदिन लगभग 30 लाख लाल रक्त कणों का निर्माण करता है और इतना ही नष्ट भी होते रहता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका शरीर श्वसन शरीर के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन संयोग कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसमें इसका रंग गुलाबी या लाल होता है। ये हो गया रेड ब्लड सेल। उसके बाद व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिकाओं के बारे में जान लीजिए। यह अनियंत्रित आकार की न्यूक्लियस युक्त कोशिकाएं हैं। यह रंगहीन कोशिकाएं होती है, ठीक है। ज़्यादा हम लोग सोचते हैं वाइट होती है, लेकिन ये ज़्यादा रंगहीन होती है, ठीक है। कुछ कुछ वाइट होती है। इनके कुछ कोशिकाएं के जीव द्रव में दानेदार कण पाए जाते हैं। प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या ओवेनिस्ट हो सकता है। इनकी संख्या लाल रक्त कणिका से कम होती है और श्वेत रक्त कणिका हमारे शरीर की सुरक्षा प्रहरी का कार्य करती है। यह अलग अलग प्रकार के एंटीबॉडी बनाकर रासायनिक युद्ध करते हैं तथा हमारे शरीर को रोगाणु से रक्षा करते हैं, ठीक है। इसलिए व्हाइट ब्लड सेल को क्या कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल जो होता है दोस्तों, जितने भी हमारे शरीर में बीमारी होती है यही खत्म करता है, ठीक है। इसलिए इसको डॉक्टर के रूप में भी कहा जाता है। आइए उसके बाद प्लेटलेट्स या रक्त पट्टिकाणु, तो यह अनियंत्रित आकार का तारानुमा कोशिका है। इनकी संख्या प्रति घन मिलीमीटर 1.5 से 3 लाख तक होती है। इसे विमाणु या थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं और यह रक्त थक्का बनाने में सहायता करता है। यह रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। जब हमारा रक्त अगर कट जाता है कहीं पे हमारा बॉडी में, ठीक है, जैसे ही कट जाएगा तो जो रक्त होगा यानी ब्लड बाहर निकलेगा, देखिएगा बाहर निकलते ऑटोमेटिक रुक जाता है, ठीक है। अब ये होता है प्लेटलेट्स की वजह से। अगर प्लेटलेट्स वहाँ पे जाकर थका ना जाए तो पूरा शरीर का तो खून निकल ही जाएगा, ठीक है। आइए अब 5वां नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाए। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो मनुष्य हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना है तो देखिए एकदम चित्र हम आपको सामने बना दे रहे हैं, यानी बना हुआ है, उसका हम पूरा दिखा दे रहे हैं, ठीक है। बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ही चित्र है, ठीक है। आइए नेक्स्ट आइए 6 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय की संरचना का सचित्र वर्णन करें। यहाँ पे सचित्र तो पूछ रहा है लेकिन वर्णन भी पूछ रहा है, तो आइए वर्णन करते हैं। तो देखिए हृदय का आकार त्रिकोण होता है। इसका चौड़ा भाग आगे की ओर और संकरा भाग पीछे की ओर है तथा बाईं तरफ झुका होता है। हृदय पेरिटोनियम की एक दोहरी झिल्ली अंदर बंद होता है जिसे हृदयावरण या पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। और पेरिकार्डियम की दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं, जी हाँ। और मनुष्य तथा मैमेलिया, ठीक है, मनुष्य तथा मैमेलिया कहते हैं मैमल, ठीक है। मैमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में 4 वयस्क में जो दायां और बायां आलिंद या आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल तथा दायां और बायां निलय या वेंट्रिकल कहलाते हैं, ठीक है। दायां और बायां आलिंद को आर्टिकल कहते हैं और दायां और बायां निलय को वेंट्रिकल, ठीक है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो दायां और बायां आलिंद और, ठीक है, दायां और बायां आलिंद तथा दायां और बायां निलय कहलाते हैं तथा ये दोनों एक विभाजिका या सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। इस सेप्टम को अंतर आलिंद भित्ति कहते हैं। दायां और बायां निलय हृदय के संकरे पश्च भाग में स्थित होते हैं तथा ये एक दूसरे से अंतराविल्य भित्ति के द्वारा अलग होते हैं। दायां आलिंद दायां निलय में एक छिद्र जिसे दायां आलिंद निलय छिद्र कहते हैं, इसके द्वारा खुलते हैं और इस छिद्र पर एक झिल्ली कपाट पाया जाता है जो रक्त को दाएं आलिंद से दाएं निलय में देता है। समझिएगा, ठीक है। दाएं आलिंद से क्या होता है, रक्त दाएं निलय में देता है परंतु वापस नहीं आने, ठीक है, वापस नहीं आने। इसी प्रकार बायां आलिंद बायां निलय छिद्र के द्वारा खुलता है, ठीक है। बायां आलिंद बायां निलय में, ठीक है, बायां आलिंद जो है वो बायां आलिंद निलय छिद्र के द्वारा खुलता है। उसका दाएं निलय के अगले भाग की बाईं ओर से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है। फुफ्फुस चाप के निकलने के स्थान पर 3 अंध्र, ठीक है, 3 अर्धचंद्राकार वाल्व स्थित होते हैं। इस वाल्व के कारण रक्त दाएं निलय से फुफ्फुस चाप में जाता है परंतु फिर वापस नहीं आता है। फुफ्फुस चाप आगे की ओर दाईं और बाईं फुफ्फुस धमनियों में बढ़ जाता है। ये हो गया दोस्तों इसका वर्णन, मनुष्य में हृदय की संरचना का वर्णन हो गया, ठीक है। कैसा कैसा इसका हृदय की संरचना है ये आप ऐसे वर्णन कर सकते हैं, ठीक है।
लगभग सिंपल ही होगा अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो, ठीक है। ऐसे आप वर्णन इसको कर सकते हैं, बाकी चित्र आप बना दीजिएगा और चित्र में जो जो दिया हुआ है उसे देखकर भी वर्णन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य की हृदय की कार्य विधि को समझाए। चलिए समझाते हैं। तो देखिए, हृदय शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त ग्रहण करता है, ठीक है। पहले हृदय क्या होता है, शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है। वह इस अशुद्ध रक्त को ऑक्सीजन के द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़े में भेजता है। हृदय पुनः इस शुद्ध रक्त को, ठीक है, पुनः उस शुद्ध रक्त को फेफड़े से ग्रहण करता है और शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है, जिससे संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। यह कार्य हृदय के पेशीय भित्ति, ठीक है, पेशीय भित्ति के संकुचन के द्वारा संपन्न होता है। हृदय के वेश्मोआलिंद और निलय के, ठीक है, निलय में बारी बारी से संकुचन तथा शिथिलन होता है। हृदय के वेश्मों का संकुचन सिस्टोल तथा शिथिलन डायस्टोल कहलाता है, ठीक है। और शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त, दो शुद्ध रक्त, दो महाशिराओं एवं एक पश्चिमाशिराय के द्वारा दाएं आलिंद में पहुंचता है, ठीक है। देखिएगा कैसे पहुंच रहा है रक्त। और फेफड़े से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिराओं के द्वारा बाएं आलिंद में पहुंचता है। इसके बाद दोनों आलिंदों के संकुचन तथा साथ साथ दोनों निलयों में शिथिलन फलतः अशुद्ध रक्त दाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं आलिंद निलय छिद्रों के द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाते हैं बहुत बच्चे, ठीक है। देखिए, और शुद्ध रक्त क्या होता है, पहले दाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा, ठीक है, दाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा दाएं निलय में तथा शुद्ध रक्त बाएं आलिंद से बाएं आलिंद निलय छिद्र द्वारा बाएं निलय में पहुंच जाता है। जब दोनों आलिंद खाली हो जाते हैं तथा दोनों निलय रक्त से भर जाते हैं, तब निलयों में संकुचन तथा आलिंदों में संकुचन होता है। इस प्रकार हृदय अपना कार्य संपन्न करता है। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन अगर आपको डिटेल वाइज चाहिए कि हाँ सर ये क्वेश्चन जो है उतना अच्छा है, समझ में नहीं आया, ठीक है, तो वो क्वेश्चन आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो वो क्वेश्चन स्पेशली ला देंगे खुद से लिखकर, ठीक है। जी हाँ, खुद से जो हमारा नोट बना हुआ है, ठीक है। हम भी क्लास 10th के स्टूडेंट है, ठीक है, तो हमारा भी जो खुद का नोट बना हुआ है, नोट्स, उसको क्या करेंगे हम आपको बता देंगे, ठीक है। वहाँ पे सिंपली भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी अगर आपको समझ में आ रहा है, ये हम आपको इसलिए पता है क्योंकि ये जो भाषा है दोस्तों, ये बहुत एग्जैक्टली वही है जो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, वो भी मिल जाएगा, ठीक है। ये अगर आप लिखते हैं तो एग्जामिनर जो है वो समझेगा हाँ बच्चे में कुछ तो है, पूरा नंबर देगा, इसलिए हम आपको ये बता दिए। बाकी जो क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको सिंप्लीफाई करके ला देते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।